हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है ये बीएससी एग्रीकल्चर 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कि हम रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30+ क्वेश्चन देखने वाले हैं। 30 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, ये रेनफेड एग्रीकल्चर का पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट तो तुरंत जाके उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने 40 से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाए थे। उस वीडियो को मिस नहीं करना है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण वीडियो ये रहने वाला है उतना महत्वपूर्ण वो वीडियो भी था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, अपने ग्रुप्स में। ठीक है, पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम जो है अपने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उस पर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। डबल स्टार मार्क आप कर सकते हैं। हर एक प्रश्न आपका इतना महत्वपूर्ण है कि आप डबल स्टार मार्क उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी इसको काजरी बोलते हैं, CAZRI। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? ये जो है आपका जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट जितने मैंने बताए सारे महत्वपूर्ण हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी इसको क्रीडा बोलते हैं। क्रीडा कहाँ पर स्थित है? शुष्क भूमि क्षेत्र रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं हिंदी में इसको। शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है, आपको याद रखना है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। अब साथियों, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे जो है, टेबल जो यहाँ पे मैंने इंसर्ट की है, टेबल जो यहाँ पे रखी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के हिसाब से। यहाँ से 1 नंबर आपका बन सकता है, 1 या 2 नंबर यहाँ से बन सकते हैं आपके। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे आपको वाटर शेड दिया गया है कि इसका आकार और इसका क्लासिफिकेशन यानी इसका नाम क्या होता है। तो जो वाटर शेड है, देखिए इसको हम वाटर शेड बोलते हैं, जो 50,000 से 2,000 हेक्टेयर में बना होता है। तो ये इसकी मतलब दी गई है, इसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आपका पिछली बार पूछा गया था, आपका मिनी वाटर शेड का पूछा गया था पिछली बार एग्ज़ाम में। तो उसमें जो है 100 से मतलब 10 से 100 आपका था आंसर। 10 से 100 हेक्टेयर इसका आंसर था। जो मिनी वाटर शेड का आकार होता है वो 10 से 100 हेक्टेयर होता है। ऐसे ही यहाँ पे और सभी दिए गए हैं, माइक्रो भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप इनको देख लीजिएगा जरूर से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं, एमसीक्यू प्रश्न। साथियों, एमसीक्यू प्रश्न को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप सभी इसको ज़रूर पूरा करेंगे। साथियों, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक किया कीजिए। ठीक है, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप सभी के लिए ही मेहनत करता हूँ। ठीक है साथियों, तो जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने के लिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। ठीक है, तो साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप। ठीक है, वर्षा आधारित कृषि किसे कहते हैं? तो सिंचाई पर निर्भर कृषि को बोलते हैं, या वर्षा पर निर्भर, या कीटनाशकों पर निर्भर कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वर्षा आधारित खेती। तो ये जो है ये वर्षा पर निर्भर कृषि होती है, उसको हम वर्षा आधारित कृषि बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें से एक आध क्वेश्चन इसमें रिपीट हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपके रिपीट मिलेंगे आपको इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। वर्षा आधारित कृषि में किस फसल को प्रमुखता दी जाती है? तो जो वर्षा आधारित कृषि होती है उसमें हम किस फसल को प्रमुखता देते हैं? धान को, गेहूं को, ज्वार को, या मक्का को? तो इसमें जो हम प्रमुखता देते हैं वो हम ज्वार को देते हैं, क्योंकि जो ज्वार है, देखिए ज्वार और बाजरा दोनों याद रखिएगा, ये क्या है, कम पानी, इनकी जो जल मांग होती है वो कम होती है अन्य फसलों की अपेक्षा। यहाँ पर जो फसलें दी गई हैं धान, गेहूँ, मक्का, इनकी अपेक्षा जो है ज्वार की जो जल मांग है वो कम है। तो यहाँ पर ज्वार सही होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, जल ग्रहण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल ग्रहण प्रबंधन यानी वाटर शेड मैनेजमेंट इसको हम बोलेंगे हिंदी में।
इंग्लिश में, हिंदी में जल ग्रहण प्रबंधन बोलते हैं, इंग्लिश में वाटरशेड मैनेजमेंट। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो जल संरक्षण है या मिट्टी संरक्षण है या उपयुक्त दोनों है या खाद्यान्न उत्पादन है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त दोनों हो जाएंगे, यानी जल संरक्षण और मिट्टी संरक्षण दोनों इसके होते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। सर्वश्रेष्ठ जल ग्रहण प्रबंधन का उदाहरण कौन सा है? तो जो सर्वश्रेष्ठ जो जल ग्रहण सिस्टम हम जिसको बोल सकते हैं, तो उसका इनमें से कौन सा उदाहरण जो है वो सर्वश्रेष्ठ का रहेगा? टैंक सिस्टम रहेगा या नहर प्रणाली रहेगा या भूमि समतलीकरण या टेरेस फार्मिंग? तो साथियों इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी टेरेस फार्मिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। साथियों अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले मेरी आपसे पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रबल एग्रो स्टडी जो चैनल है वो क्या है, प्रबल एग्रो स्टडी चैनल आपके लिए क्यों उपयोगी है, आपको क्यों इसे सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि साथियों जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की जो नीड्स होती हैं, बोले तो ज़रूरतें होती हैं, वो सारी ये आपकी फुलफ़िल करेगा, पूरी आपको सब कुछ देगा। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है, आपको आगे क्या करना है जॉब से रिलेटेड न्यूज़ मिलेगा, ठीक है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आवश्यकता होती है। मैं भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, ये नहीं बोल सकता क्योंकि अभी भी मेरी भी पढ़ाई अभी जारी है। देखिए वर्षा आधारित क्षेत्रों में कौन सी खेती पद्धति अपनाई जाती है? तो जो आपकी रेनफेड बेस्ड जो क्षेत्र होते हैं उनमें किस प्रकार की खेती अपनाई जाती है? तो एकल, मिश्रित, मोनोक्रॉपिंग, कंटूर बडिंग। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पार्ट फर्स्ट में, तो आप उसको भी देख लेना, उस पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं। तो एकल फसल प्रणाली जो है वर्षा आधारित में हम करते हैं। एकल फसल प्रणाली क्या होता है? जिसमें कि हम केवल साल भर में एक ही फसल उगाते हैं, ठीक है, किसी भी मौसम में मान सकते हैं, ज़्यादातर वर्षा के मौसम में ही उगाते हैं, ठीक है, एकल अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मिश्रित दिया गया है लेकिन एकल ही अपनाई जाती है, इसको आप काट लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एकल ही अपनाई जाती है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक वर्षा आधारित कृषि करता है? तो कौन सा राज्य है वो? साथियों ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो राजस्थान जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में जो है आपके मरुस्थलीय स्थल, आपसे पूछ सकता है सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय स्थल कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं भारत में? तो वो केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं मरुस्थलीय स्थल, और शुष्क क्षेत्र सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही है। वर्षा आधारित कृषि में पानी का सबसे प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। तो जो वर्षा आधारित कृषि है उसमें पानी का सबसे जो है प्रभावी उपयोग कैसे करेंगे? तो ड्रिप इरिगेशन इसको हम बोलते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि से हम इसको कर सकते हैं। साथियों बूंद बूंद सिंचाई विधि जो है ये कहाँ विकसित की गई थी, ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में नहीं बताया था। तो ये इजराइल से विकसित की गई है, इसको आप लिख लीजिए, डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो आपकी बूंद बूंद सिंचाई विधि है या जिसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, इसको इजराइल से विकसित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यदि क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो रहा है पिछले से, तो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि आपके मतलब मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट हैं। जल ग्रहण क्षेत्र में जल ग्रहण संरचनाएं क्या होती हैं? तो जो जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं, वाटर सेट जो फील्ड होती है, उनमें जल ग्रहण संरचनाएं क्या होती हैं? तो चेक डैम्स होते हैं, ठीक है, चेक डैम्स, तालाब, स्टॉप डैम्स या सभी। तो देखिए इन सब के आपने नाम सुने होंगे। चेक डैम्स क्या होता है? नदियों में पानी को रोकने के लिए हम चेक डैम का प्रयोग करते हैं, जिससे पानी भरा रहता है, वाटर लेवल उस जिस क्षेत्र में चेक डैम बनाते हैं उस क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ाने के लिए हम चेक डैम को उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, वरना सुन लीजिए अच्छे तरीके से, आप एग्जाम में करेक्ट आंसर करके आएंगे यदि ये आता है तो। और तालाब तो आप जानते ही हैं, चेक डैम्स मैंने बता दिया है, स्टॉप डैम्स भी इसी प्रकार से होते हैं, पानी को जो रोक के रखते हैं। तो ये सभी हो जाएंगे, आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जलग्रहण संरक्षण इसका जो सही जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। किस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है? तो देखिए वृक्षारोपण से या समतलीकरण से या जुताई से या इन सभी से। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी से, यानी जो हम रोक सकते हैं मिट्टी के अपरदन को, सॉइल इरोजन बोलते हैं, मिट्टी अपरदन को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो सॉइल इरोजन को हम कैसे रोक सकते हैं? तो इन सभी क्रियाओं के द्वारा हम रोक सकते हैं, वृक्षारोपण से भी, समतलीकरण से भी, जुताई से भी। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। वर्षा आधारित कृषि में कौन सी समस्या सबसे सामान्य है? कीट की,
समस्या या जल की कमी या उर्वरकों की कमी या फसल विविधता। तो वर्षा आधारित कृषि है, यानी जो कि आपकी रेन पे ही डिपेंडेड है या वर्षा पर ही डिपेंडेड है, तो उसमें जो है जल की कमी जो होती है वो प्रमुख रहती है, आपकी समस्या है जिसको हम बोल सकते हैं जल की कमी। ठीक है, देखिए वर्षा आधारित कृषि है, यहाँ पे जो है हम मुख्यतः एकल कृषि अपनाते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप को जो है इसका PDF यदि आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको तुरंत से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ मैंने अपनी ID भी डाल दी है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका जो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं जितने भी, सब पर मैं जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके अभी भी तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही अपलोड कर पाऊंगा, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसके लिए आपको क्या करना है, तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन अपलोड करते ही मिल जाए और समय से आप वीडियो को देख लें और आपका एग्ज़ाम अच्छा रहे। ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन में कौन सा घटक महत्वपूर्ण है? जल संग्रहण, जल वितरण, जल पुनर्चक्रण या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जल ग्रहण प्रबंधन में जो आपका जो घटक जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो जल ग्रहण प्रबंधन में उपरोक्त सभी हो जाएगा, आपको याद रखना ये सभी हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल ग्रहण क्षेत्र की परिभाषा क्या है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो जल ग्रहण क्षेत्र की जो परिभाषा आपसे पूछी गई है, वह क्षेत्र जहाँ वर्षा होती है, वह क्षेत्र जहाँ जल का संग्रहण होता है, वह क्षेत्र जो जल निकासी को प्रभावित करता है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा जो अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी फसलें सफल होती हैं? ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी मैंने आपको टाइप करके रखा है, आप भूलेंगे नहीं। 2-3 बार आपको रिपीट जो चीज़ें होती हैं वो आपको माइंड में स्थिर हो जाती हैं, आपको याद रहती हैं। ठीक है, फिट हो जाती हैं माइंड में। तो आपको क्या, जो धान बाजरा है, धान गेहूँ है, धान मूंग है या सोयाबीन मूंगफली है। तो सूखा प्रभावित में देखिए, धान गेहूँ में तो बहुत सारा पानी देना पड़ता है, मक्का मूंग भी नहीं होगा, क्योंकि आपका जो है ज्वार बाजरा आपका ऑप्शन में है, सोयाबीन मूंगफली भी नहीं होगा, इनमें भी पानी की काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो सूखा प्रतिरोधी जो आपकी फसलें हैं, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, सूखा प्रतिरोधी फसलें कौन सी है? तो ज्वार बाजरा है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसा ये प्रश्न दिया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन सी फसलें सफल होती हैं, तो ज्वार बाजरा होती है, सूखा प्रतिरोधी फसलें भी ज्वार बाजरा होती हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं, इस क्वेश्चन पर डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। वर्षा आधारित कृषि में कंटूर प्लॉइंग का क्या उद्देश्य है? तो जो है जल संचयन रहेगा, मिट्टी अपरदन रोकना, पौधों में वृद्धि या उपरोक्त सभी, या उर्वरकों का प्रयोग। सॉरी, ऑप्शन डी उर्वरकों का प्रयोग है। ऑप्शन सी है ये पौधों की वृद्धि, मिट्टी का अपरदन रोकना या जल संचयन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मिट्टी के अपरदन को रोकना। ठीक है, आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि जो है कौन सा मिट्टी का अपरदन है जिसे हम किसानों की मौत कहते हैं? ठीक है, तो जिसको हम बोल सकते हैं परत अपरदन या सीट इरोजन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि जो परत अपरदन होती है, मृदा अपरदन में जो, ये आपका सॉइल साइंस के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर भी पूछ सकता है कि जो आपका परत अपरदन होता है, परत अपरदन, उसको किसान की मौत कहा जाता है। किसकी? किसान की मौत कहा जाता है परत अपरदन को। इसी को इंग्लिश में हम सीट इरोजन भी बोलते हैं। ठीक है, सीट इरोजन बोलते हैं। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट था, याद रखिएगा। तो वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। तो जो वर्षा आधारित कृषि है उसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो आपकी दोमट मिट्टी है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथ ही कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, उस पर आप पढ़ लीजिए दोबारा क्या हो रहा है। 2-4 क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। जल ग्रहण प्रबंधन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है? तो जो आपका जल ग्रहण प्रबंधन है उसमें जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है आपका जल ग्रहण प्रबंधन में, क्या महत्व है? जल की कमी को दूर करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, मिट्टी संरक्षण करना। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
वर्षा आधारित कृषि में एंटी ट्रांसपायरेंट का प्रयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है वर्षा आधारित कृषि में एंटी ट्रांसपायरेंट का उपयोग? एंटी ट्रांसपायरेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जल संरक्षण के लिए किया जाता है, कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है, या उर्वरक के रूप में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जल संरक्षण आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पर। देखिए एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं साथियों? एंटी ट्रांसपेरेंट वे होते हैं जिनसे कि हम ये एक प्रकार के आपके आवरण होते हैं। ठीक है, एक प्रकार के आवरण होते हैं जिससे कि हम मिट्टी को ढक देते हैं, जिससे कि हम मृदा को ढक देते हैं, जिससे कि उसमें जो है नमी का लॉस नहीं होता है, जो वाटर का लॉस होता है भूमि से वो नहीं होता है, जल संरक्षण आपका हो जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में माइक्रो वाटर सेट का क्षेत्रफल क्या है? साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको उस वो टेबल दी थी उसमें करवाया भी था। तो जो आपका माइक्रो वाटर सेट है उसमें 0 से 10 हेक्टेयर आपका सही आंसर हो जाएगा। माइक्रो वाटर सेट में 0 से 10 हेक्टेयर सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्षा आधारित कृषि में मल्चिंग का क्या उद्देश्य है? तो जो वर्षा आधारित कृषि है उसमें मल्चिंग का तो मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करना, जल संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, तो सब कुछ हो जाएगा। देखिए जो आपका उसमें मैंने मल्चिंग को समझाया भी था। ठीक है, जो आपका पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने मल्चिंग को समझाया भी था। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है इसका, तो जल्दी से जाके आप इसका पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप जरूर से इसका पार्ट फर्स्ट देख लेना। ठीक है, जल ग्रहण प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल संचयन होगा, जल मिट्टी संरक्षण, या कृषि उत्पादकता बढ़ाना, या उपरोक्त तो सभी। तो जल ग्रहण प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साथियों आज के जो प्रश्न हैं मैं काफ़ी महत्वपूर्ण छांट के आपके लिए लाया हूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। साथियों आपके लिए जो स्टडी मटेरियल है, जिसका जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो मैं आपको वो ज़रूर अपलोड करूंगा आपको इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है, और अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करना है। जितने अधिक लाइक होंगे उतने ही जल्दी मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जैसा कि आपका एग्ज़ाम है, अगले दिन का आपका एग्ज़ाम है, तो उसके पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा। उससे पहले आपको इसको ज़रूर शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक इस पर व्यूज़ आए, अधिक से अधिक लाइक आए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब आए। ठीक है, देखिए वर्षा आधारित कृषि में कंटूर बडिंग का क्या लाभ है? तो जल संरक्षण है, मिट्टी अपरदन को रोकना, जल संचयन, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी है। ठीक है, वर्षा आधारित कृषि में फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? तो मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए, या जल की बचत के लिए, या फसल विविधता के लिए, या सभी। तो मृदा आधारित वर्षा आधारित कृषि में, वर्षा आधारित में जो कृषि होती है फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि मृदा उर्वरता भी बनी रहती है, उससे जल की बचत भी हो जाती है, और फसल विविधता भी उसमें बनी रहती है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फसल चक्र को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिएगा क्रॉप रोटेशन। जल ग्रहण प्रबंधन में टॉप सॉइल प्रोटेक्शन का क्या महत्व है? तो जो है जल ग्रहण प्रबंधन में जो टॉप सॉइल प्रोटेक्शन होता है, तो इसका जो प्रमुख महत्व जो होता है, तो महत्व होता है मिट्टी अपरदन को रोकना। देखिए टॉप सॉइल प्रोटेक्शन का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी परत को किसी आवरण से ढक देना, जिससे कि मिट्टी का, जैसे ये मिट्टी है और इससे ये कोई आवरण से उसको ढक दिया ऊपरी आवरण को, तो वही होता है। तो इससे क्या मिट्टी अपरदन रुक जाता है, कम हो जाता है। जल ग्रहण क्षेत्र में फ्लड मिटिगेशन का क्या लाभ है? तो फ्लड मिटिगेशन मतलब होता है बाढ़ को कम करना। तो बाढ़ को कम करना, मिटिगेट मतलब एक जो इंग्लिश का वर्ड है मिटिगेशन, इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बट आपको बता देता हूँ। फ्लड मीन्स होता है बाढ़, और मिटिगेशन मतलब होता है कम करना। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बाढ़ की संभावना को कम कर देता है ये, तो उसी को हम फ्लड मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो वर्षा आधारित कृषि में जल पुनर्चक्रण का क्या महत्व है? तो जो आपकी वर्षा आधारित कृषि है उसमें जल पुनर्चक्रण का क्या महत्व है? जल की बचत, फसल उत्पादकता बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण। तो देखिए जो वर्षा आधारित कृषि होती है उसमें जो जल पुनर्चक्रण यानी वाटर साइकिल जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर साइकिल जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसका क्या महत्व है? तो देखिए जल की बचत हो जाती है, फसल उत्पादकता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादकता, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण हो जाता है। तो आपका जो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो? ये आपका वीडियो था
तो आपके लिए जो आपको पढ़ने के लिए जो मटेरियल है मैं जल्द से जल्द आपका जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और इस चैनल को भी ज़रूर से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, प्रबल एग्रो स्टडी को। इस पर आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या मिलने वाला है। हर एक सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, और आपको क्या क्या मिलने वाला है, जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट आता है, कहीं वैकेंसी वगैरह कोई भी कुछ भी आता है, गाइडेंस आपको चाहिए, करियर गाइडेंस, तो हर एक चीज़ आपको जो भी आपकी जो ज़रूरतें होती हैं यूट्यूब चैनल से जो आपको मिलना चाहिए सब कुछ आपको मिलेगा। तो उससे आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ा से करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।